हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपने अकाउंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को याद होगा हम लोग का अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, फिर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में आपको हमने बताया। तो जो हम कहें कि बचे हुए हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और हैं, हम उस पर आगे बात करने वाले हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स मींस टोटल एसेट्स ₹50,000 है एंड लाइबिलिटीज जो है आपकी 10,000 है, तो कैपिटल का अमाउंट क्या होगा। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि जो बिजनेसमैन हो उसको क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। फिर हम कहें कि आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको 1 ईयर पे क्लोज कर दिया जाता है। तो अब यहां से क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी क्लोज आफ्टर 1 ईयर मीन्स किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को 1 साल के बाद बंद कर देना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर करना है। अब हम चलते हैं आज अपने करंट टॉपिक पे। ठीक। हमारा जो अगला कहें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, दीजिएगा मनी मेजरमेंट, जिसको आप कहते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा। अब आपको याद होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को जब हम बताए तो आपको स्टार्टिंग में हम एक चीज बताए थे कि जब अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आपसे बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो उसकी रिकॉर्डिंग हम तभी करते हैं जर्नल में या बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो कन्वर्टेड इनटू मनी हो। तो मुद्रा मापन की अवधारणा यही बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे जो मनी में कन्वर्टेड हो। अगर कोई भी ऐसी चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है जो मनी में कन्वर्टेड ना हो पाए, वो भले से कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उससे पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आने वाला हो, उसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स यहां पे हम कहें ट्रांजेक्शन ऑब्लिक इवेंट, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग की क्लास में। एक ट्रांजेक्शन या इवेंट क्या होंगे, रिकॉर्ड तभी किए जाएंगे जब क्या होंगे, मनी में कन्वर्टेबल हो। मीन्स अगर मनी में कन्वर्टेबल नहीं है एक ट्रांजेक्शन और इवेंट तो इनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। अगर मनी में कन्वर्टेबल नहीं है तो हम कहें कि यहां पे जो आपकी क्वांटिटी है और क्वालिटी दो चीजें आती हैं। मीन्स हम कहें कि कोई इंप्लॉइज एक ऐसा इंप्लॉइज है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस अच्छाई को हम कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कोई इंप्लॉइज है जो ऐसा काम कर रहा है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स 1 लाख रुपए का मुनाफा होने वाला है, तो उस 1 लाख रुपए को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसकी अच्छाई क्या थी उसको नहीं। मीन्स हम कहें कि 2 चीजें निकल कर आती हैं, एक आती है क्वालिटी, दूसरी है क्वांटिटी। तो हम किसी के भी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम किस चीज का रिकॉर्डिंग करते हैं, क्वांटिटी का। ठीक। अब इसी के साथ हम कहें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, एक और आपका कंपटीटर्स है, उस कंपटीटर से जब आप अपने आप को कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो बना रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके कंपेरिजन में, अब वो कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों लोग जो सेल कर रहे हैं या दोनों लोग का जो टर्नओवर है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग में कर सकते हैं। मीन्स आप जब भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए क्या होने वाला है कि क्वालिटी मैटर नहीं करने वाला है, क्वांटिटी मैटर करने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉनेटरी टर्म मीन्स मुद्रा
अगर ये अफेक्ट हो रहा है तभी आप किसी भी ट्रांजेक्शन का, किसी भी चीज का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम यहीं पे और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कस्टमर था मिस्टर ए इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है। आपके यहाँ मान लीजिए एक प्रोडक्ट रखा हुआ था, इस प्रोडक्ट को देखा इसने, विलिंगनेस जाहिर की, मीन्स हम इसको परचेज करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, केवल इतना कह देना हम इसको परचेज करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रिकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। ए बोला कि हम 10,000 रुपए इसको लिए पे कर रहे हैं, आप हमें बेच दीजिए। अगर आप इसको बेच देते हैं तो उस बेच देने का मीन्स उस सेल्स की रिकॉर्डिंग आप करेंगे, 10,000 अमाउंट की रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन इस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट अच्छा है। मीन्स कभी भी आपको कस्टमर से सिर्फ ऑर्डर मिल जाने पे रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, जब तक उस ऑर्डर को हम क्या करें कि एग्जीक्यूट ना कर दें। ऑर्डर मिलने की एंट्री हम लोग कभी नहीं करते। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कभी नहीं देखोगे कि कोई ऑर्डर मिला है, ऑर्डर रिसीव किए या ऑर्डर हम दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की गई हो, ठीक। तो मीन्स हमारा जब तक एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर नहीं हो जाता उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हम कहें कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप उन्हीं चीजों का रिकॉर्डिंग करने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो, कन्वर्टेड इनटू मनी हो, जिससे आपका मनी पे इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स लागत की अवधारणा। अभी यहां आपने देखा कि आप उन चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे जो मनी में कन्वर्टेबल हो, जिससे आपके मनी पे इफेक्ट आ रहा हो। लेकिन जब कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसको क्यों बोला जाता है, बात करते हैं इस पे हम। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये आपको बोलता है आप उसी वैल्यू पे किसी भी ट्रांजेक्शन या इवेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे, उसी भी वैल्यू पे किसी ट्रांजेक्शन या इवेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि आपका मनी, कितना मनी आपके पास से इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। मीन्स कि हम कहें कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, जाते हैं एक शॉप पे परचेज करने, उस पे एमआरपी लिखी थी 50,000 रुपए, मीन्स इसका मार्केट प्राइस 50,000 रुपए था। लेकिन जब आप उस डीलर से बात करते हैं, उस सेलर से बात करते हैं, आपका जो कह सकते हैं कि फाइनल होता है, इसकी डील फाइनल होती है, वो होती है 45,000 रुपीज पे। तो जब 45,000 रुपीज पे आपकी डील फाइनल हुई, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज की एंट्री आप 45,000 से करेंगे, न कि 50,000 से करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपने पे कितना किया, 45,000 किया। दैट्स मीन्स हम कहें कि हमारे लिए जो होता है कि जब एंट्री करते हैं एमआरपी इररिलेवेंट होता है, हमारे लिए एमआरपी इररिलेवेंट है, उसका कोई रोल नहीं है। हम उस वैल्यू पे काउंटिंग करते हैं जिसपे कि हम कहें कि हमारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन, एक्चुअल डील होता है। तो मीन्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड actual price paid और receipt। अब यहां पे हम कहें कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट एक्चुअल प्राइस पेड और रिसीव। अब कोई यहां पे एक क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सर तुरंत पे करेंगे कि नहीं, मीन्स तुरंत हमारे पास से कैसे जाए ना। अगर आपको पता होगा कि हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम ड्यू बेसिस पे एंट्री करेंगे। मीन्स 45,000 रुपए का क्रेडिट परचेज करें या क्रेडिट सर्च करें, वो 45,000 रुपए भविष्य में आपको देना होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 45,000 रुपए का आपका डील फाइनल हुआ है तो 45,000 रुपए का आपका जो होगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और हम कहें कि अगर आप जाएंगे आगे थोड़ा सा और बढ़ के देखेंगे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में आप रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स वगैरह करते हैं, तो वहां पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं,
किस वैल्यू पे चार्ज करते हैं, जो हम एक्चुअली उस के लिए पे किए हैं। मान लीजिए हमने कोई एसेट्स फर्नीचर ही परचेज किया 50,000 रुपए का, ठीक, इसके लिए हमने कुछ कैरियर्स वगैरह एक्सपेंस कर दिया 10,000 रुपए, ठीक। अब हमने क्या किया, ये हो गया मेरा 60,000 रुपीज। इस 60,000 को बेस मान के हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हो सकता है इसका मार्केट प्राइस जो रहा 70,000 रुपए रहा, तो 70,000 रुपए मेरे लिए, मीन 70,000 मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया। यहां पे हमारे लिए 60,000 मैटर करेगा, और इसी 60,000 रुपीज को बेस हम मान के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कल को या हमें किसी को सेल करना हुआ, तो उस टाइम सेल को करने के लिए भी, मीन्स उस सेल्स के लिए भी हमारा जो बेस प्राइस होने वाला है वो 60,000 बनेगा, न कि 70,000। 70,000 मेरे लिए कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इस फर्नीचर को हम एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए 50,000 मीन्स 50,000 प्लस 10,000 का एक्सपेंसेस किया है, तो 60,000 मेरे लिए है। तो जब हम कहें कि आप इन फ्यूचर कुछ भी करने वाले, मीन्स आपका कोई भी इफेक्ट आने वाला है इस ट्रांजेक्शन पे, तो आपका बेस प्राइस क्या हो रहा है 60,000। दैट्स मीन्स ये मेरा पास्ट हो चुका है। जब ये पास्ट है तो इसीलिए इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मीन्स हिस्टोरिकल का मतलब हिस्ट्री, जो आपके कह सकते हैं भूतकाल की बात करती है, पास्ट की बात करती है। तो मैं हमारे जितने भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। मीन्स एमआरपी हमारे लिए इररिलेवेंट है। अगर हम कहें कि एमआरपी के बेस पे आप ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिए हैं, तो आज की डेट में मान लीजिए इसको आप 50,000 की जगह, ये आपका 70,000 को आपने रिकॉर्ड किया। कल को हो सकता है ड्यू टू मार्केट कंडीशन इसकी वैल्यू में गिरावट आ जाए, इसी 70,000 का आपका 60,000 हो जाए, फिर हम कहें कि इसी में हाई हो जाए, इसकी वैल्यू 80,000 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो क्या उस फ्लक्चुएशन को आप रिकॉर्ड करेंगे? कभी नहीं। मीन्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी फ्लक्चुएशन वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड किया जाता। मीन्स कोई भी चीज हम एक्वायर कर लिए हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको हम नहीं ध्यान देते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो याद रखिएगा। आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। और ए इन्वेस्टमेंट कैसा, सिक्योरिटीज का हम कह सकते हैं, शेयर का नाम जितने होगा ये हम कहते हैं सिक्योरिटीज। किसी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट किए हुए उसके फ्लक्चुएशन को आप रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज हमारा जो और भी ट्रांजेक्शन है, कुछ भी हम कर रहे हैं बिजनेस वगैरह समय, उसका हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज आप समझ गए तो आपको अकाउंट समझने में काफी आसानी होगी। इस चीज को आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे। ठीक, जब हमने बोला आप रियलाइज कर रहे होंगे तो आगे इसी पे एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वसूली की अवधारणा। अब ये क्या बोलता है? अब यहां पे एक आपके लिए कहें कि एक तरीके फिर से क्वेश्चन मार्क लगता है आपके ऊपर कि आप किसी से मनी की डिमांड कब करेंगे, या आपके ऊपर किसी को पेमेंट करने की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स आप किसी को कब पेमेंट करेंगे, या आप किसी से कब पेमेंट लेने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं। तो इसके लिए याद करिएगा, एक बोला गया है उनका है राइट टू रिसीव। मीन्स आपके पास कब अधिकार आएगा कि आप किसी से पेमेंट ले सकते हैं। तो मैं कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है,
ठीक है, ये मिस्टर बी एक कस्टमर है, ये शॉपकीपर है। मिस्टर बी आते हैं शॉप में, यहाँ पे एक टीवी थी, इस टीवी को देखें, इन्होंने पसंद किया, ठीक, और यहाँ पे ए ने क्या किया, इनके नाम से बिलिंग वगैरह कर दिया और प्राइस हुई ये 10,000 रुपए की, ठीक। अब जैसे ही बिलिंग हो गया, प्राइस भी फिक्स हो चुकी, 10,000 रुपए का बिल हो चुका है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये 10,000 रुपए मीन्स 10,000 रुपीज लेने का राइट्स आ चुका है मिस्टर ए पे? और हम कहें कि ये जो सारी बातें चल रही हैं यहाँ इस शॉप में, इस शॉप है पूरा, इसी शॉप में चल रही है, तो क्या एक 10,000 रुपीज अगर यहाँ पे मिस्टर बी देने से मना कर दे, तो क्या ए उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं? आंसर है नो, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करते हैं। आप ही हैं, कई बार शॉपिंग मॉल में जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज किए, मीन्स परचेज इन द सेंस आप पसंद किए, देखे, काउंटर पे ले गए, बिलिंग कराना शुरू कर दिए। पसंद करते समय आप ये भूल चुके थे आपके वॉलेट में केवल और केवल 5,000 रुपए है। आप प्रोडक्ट परचेज किए, आए, जब बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करा लिए, बिलिंग कराने के बाद पता चलता है टोटल अमाउंट जो था बिल का वो बनता है 10,000 का। आपके वॉलेट में, पर्स में कितना था? 5,000। बिल कितने का बन रहा है? 10,000 का। तो क्या ऐसे में जैसे ही बिलिंग हो गई, क्या वो बिल वाला मीन्स जो वहां पे बैठा हुआ है काउंटर पे, वो बंदा आपके ऊपर इस चीज का दबाव बना सकता है? नहीं। आपने बिलिंग कराया है तो आप पे करो 10,000। नेवर, कभी नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि वहां पे आप उस बिलिंग अमाउंट को रिड्यूस करा सकते हो, उस बिल को रिड्यूस करा सकते हो, या इवन तो हम यहां तक बोले कि आप उसको लेने से मना कर सकते हैं, उसको लेने से मना कर सकते हैं, तब भी वो आपके ऊपर केस नहीं फाइल कर पाएगा। मतलब कि जैसे आप पसंद किए सामान, हर चीज आपका रेडी हो चुका है, बिल भी फाइनल हो चुका है, लेकिन कैश आपने उसको पे नहीं किया था, ठीक है, या पे कि बिल भी फाइनल हो चुका था, कैश पे की बात को छोड़िए, बिल फाइनल हो चुका था, आपके पापा का फोन तुरंत आता है, बेटा घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मम्मी सीढ़ी से गिर गई है, दौड़ के पहुंचो। तो क्या ऐसे में वो शॉपकीपर आपको रोकेगा? ना, रुको भैया, पहले मेरा बिल का पेमेंट करके जाओ, आप जो सामान खरीदने आए थे, नहीं तो मैं आपके ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा। कभी नहीं कर पाएगा, तब भी नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे आपका सामान गया भाड़ में, मेरी मां सीढ़ी से गिरी है, पहले मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पे जाके उसका इलाज कराऊंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे जो हम कहना चाह रहे हैं आपको, यहां पे कहने का मतलब यह है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके पास अधिकार तब आएगा किसी से पेमेंट लेने का, अगर यही मिस्टर बी इस टीवी को लेकर आपके शॉप से बाहर चले जाए। उन्होंने टीवी उठाया, लेके बाहर गए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भले से वो पेमेंट नहीं दे, मैं सो बोले कि हम बाद में देंगे, लेकिन आपके पास ये अधिकार आ चुका है उनसे पेमेंट देने का, उसी वक्त या इन फ्यूचर किसी डेट पे, मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन होकर भी आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं। दैट मीन्स हम कहें कि डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जब होता है, जब आप डिलीवरी कर दें, या आउट ऑफ गोडाउन, जब आपका प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन को डिलीवरी कर देते हैं, या उसको हम कहें कि गोडाउन से बाहर निकाल देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से जो कि आपसे परचेज करने वाला था, तो आपके पास इस चीज का अधिकार आता है कि हाँ, अब हम पेमेंट ले सकते हैं सामने वाले पर्सन से, ठीक। अब जब हम कहें कि यहाँ पे गोडाउन की बात आती है, तो इस पे हम बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके टेक्निकलिटी में जाने का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करना पड़ जाएगा। तो केवल आप लोग यहाँ पे इतना ही जानिए अकाउंटिंग के लिए कि गोडाउन से जब डिलीवरी हो जाती है तो आपके पास अधिकार आता है उस चीज को, मीन्स राइट टू रिसीव आपके पास आ गया, वसूली की अवधारणा आपके पास आ जाती है, मीन्स आप सामने वाले से वसूल कर सकते हैं उसका अमाउंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे।
वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अभी क्या बोलता है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब हम बोले यहां पे आपका बीच में आ रहा है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है प्रूफ। प्रूफ जिसे आप कहते हैं सच। मीन्स एक कॉन्सेप्ट ये बोलने की कोशिश करता है जब भी आप कोई भी चीज का रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, आप 5 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की रिकॉर्डिंग करिए, कोई समस्या नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। बस आप एक काम कर देना, क्या उसका कोई प्रूफ दे देना। मीन्स जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे कोई भी अमाउंट की, उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अब वो प्रूफ क्या होना चाहिए ये ध्यान दीजिए। वो कर रहे हम आपका एक तरीके का बिल, जो बिल आप लोग लेते हैं, ठीक है। इसी को हम कर सकते हैं कैश मेमो, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एक्सेट्रा। मीन्स कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी आप एंट्री कर रहे हैं, उस एंट्री के लिए आपके पास कुछ न कुछ रिटेन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो उस चीज का प्रूफ दे कि हाँ ये अमाउंट एक्चुअल में एक्सपेंस किया गया या एक्चुअल में रिसीव हुआ है। मीन्स विदाउट एनी बिल, विदाउट एनी प्रूफ आप अगर कोई भी चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं वो फ्रॉड माना जाएगा। यही वजह होता है कि जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिटिंग वगैरह होता है, मीन्स जैसे ही आपको ऊपर गवर्नमेंट को डाउट लगता है तो आपकी ऑडिटिंग करा देता है। मीन्स अगर आपने 50,000 रुपए या हम कहें 50 लाख रुपए का एक्सपेंस दिखा दिया या 5 करोड़ रुपए का इनकम दिखा दिया, इस तरीके से जब बड़े लेन देन देखने को मिलता है सरकार को, तो आपसे प्रूफ मांगने की कोशिश करता है। अगर ये 5 करोड़ रुपए आपके पास आया तो ये कहां से आया है? अगर आपने इस 50 लाख रुपए को एक्सपेंसेस में दिखाया है तो इसका प्रूफ दीजिए, कहां पे आपने एक्सपेंसेस किया। सिर्फ आपके लिख देने से हम नहीं मान लेंगे, आपको उसके लिए एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ देने में अपने आप को इनकैपेबल पाते हैं, मीन्स अच्छा में पाते हैं कि आप समर्थ नहीं हैं ऐसे प्रूफ को देने में, तो आप मान लिए जाएंगे कि फ्रॉड कर रहे हैं। और हम कहें कि जब एनुअल बेसिस पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग आपका सीए करता है, मीन्स उसको जांचता है, तो भी इस चीज को देखने की कोशिश करता है। जैसे ही आपने कोई एंट्री कर दिया, उसको लगा कि नहीं ये इसका तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है कि कहां से ये पैसा गया या कहां से आया, तो वो क्या करता है तुरंत आपसे बोलता है भैया इसका बिल दिखाइए। अगर आप बिल नहीं दिखाते, इसको मैं तुरंत रेड पेज चलाने जा रहा हूं, इसको क्रॉस मारने जा रहा हूं, मैं इसको नहीं मानने वाला हूं, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए हम कहें कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी आप लिख रहे हैं, इट डजंट मैटर, बस एक कोई न कोई आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसी डॉक्यूमेंट्स को हम कहें, आप कह सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मीन्स उस ट्रांजेक्शन का, उस रिकॉर्डिंग का जो आपने जनरल एंट्री किया, कुछ भी किया है, उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप रखे रहिए, बस जहां से एक मान लिया जाए कि हाँ आप जो एंट्री की है, जो कुछ भी किए हैं वो गलत नहीं है, वो कहीं से फ्रॉड के केस में नहीं आ सकता है। बस एक चीज आपका वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है। मीन्स यहाँ पे आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए कुछ न कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमें लगता है कि जहां यहां तक के टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी एक क्लास और मेरा चलेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जिसपे कि हम कहें कि हम वहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कितने कर सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में और कितना अधिक समय लेते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मीन्स यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। हमारा जब आगे हम अकाउंट्स को पढ़ाने वाले हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन सब का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। जब तक आपकी कड़ी नहीं जुड़ेगी चीजों की, तो फिर आप अकाउंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जो गलती आप करते हैं वही गलती करते रह जाएंगे। ठीक, तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए और इसके इंपॉर्टेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में।
कोशिश पूरी है कि अगली क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब खत्म कर देंगे, फिर हम नए चैप्टर पे आने वाले हैं। ओके, तो गुड लक, थैंक यू।